सभी मित्रों का स्वागत करती हूँ। नमस्कार। वंदना जी नमस्ते। डॉक्टर सुनीता जी अच्छी हूँ मैं, आप कैसी हैं? सिनी वाली शर्मा जी नमस्ते। मेरी आवाज़ ठीक आ रही है? रुचिका जी नमस्कार। आवाज़ ठीक आ रही है वंदना जी? नमस्ते गीता जी, बहुत बहुत शुक्रिया। परफेक्ट है, ठीक है, चलिए आवाज़ ठीक होनी चाहिए बस। तो सबसे पहले तो मैं वंदना वाजपेयी जी का और अटूट बंधन ग्रुप का शुक्रिया अदा करती हूँ। उन्होंने मुझे पेज पे आने का निमंत्रण दिया, मौका दिया मुझे अपनी बात रखने का। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जैसा कि अटूट बंधन ही नहीं, और भी पेजेस हैं, जैसे हमारा भी है, वनिका पब्लिकेशन का पेज है, मेरा रंग है, या और भी कई सारे काम हो रहे हैं। अलका सिन्हा जी भी कर रही हैं फासलों के दरमियाँ, वो जूम पे कविता काव्य पाठ का कार्यक्रम करती हैं। तो इस तरह के बहुत सारे कार्यक्रम इस वक्त लॉकडाउन के दौरान चल रहे हैं, और हम लोगों को घर बैठे बैठे अपने पाठकों से, अपने दोस्तों से रूबरू होने का मौका मिल रहा है। तो ये हमारे लिए एक उपलब्धि है। इस नकारात्मक दौर में भी एक उपलब्धि कहूँगी मैं इसे, कि हम सबसे रूबरू हो पा रहे हैं। सुभाष भैया नमस्ते, गंगा शरण जी नमस्ते, अर्चना जी नमस्कार, आशा सिंह जी नमस्कार। कुछ दोस्त आ गए हैं, मुझे दिख रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं सभी कोविड-19 से पीड़ित जो रोगी हैं उनके लिए दुआ करती हूँ कि वे जल्द से जल्द ठीक हों। जो इससे आक्रांत होकर इस दुनिया को छोड़ के जा चुके हैं, उनके लिए मैं संवेदना व्यक्त करती हूँ, उन्हें श्रद्धांजलि देती हूँ। और बाकी सबके लिए ये ताकीद करती हूँ कि आप लोग सब घरों में रहें। भले ही लॉकडाउन में कुछ छूट दे दी गई हैं, लेकिन फिर भी हमें अभी बहुत सावधानी बरतनी है। तो सबको बहुत ध्यान से रहना है। वंदना जी ने आज मुझे जो विषय दिया है वो मेरे काम से जुड़ा विषय है, प्रकाशन से। तो प्रकाशन के बारे में, लेखक प्रकाशक संबंधों के बारे में, और प्रकाशन के कार्य में आने वाली समस्याओं के बारे में उन्होंने कहा है मुझे अपनी बात रखने के लिए। तो हम सबसे पहले प्रकाशन से ही बात शुरू करते हैं। प्रकाशक जो है वो लेखक और पाठक के बीच का सेतु कह सकते हैं, हम पुल कह सकते हैं है। लेखक की बात को वो पाठक तक पहुंचाता है। अब प्रकाशक एक तरह से हम कहें तो कलात्मकता, तकनीक और व्यावसायिकता, ये तीनों चीज़ों का सम्मिलन है। तकनीक से जुड़ के हम जो पाठक लेखकों की जो कला है, जो लेखन है, उसको तकनीक के माध्यम से हम पाठकों तक पहुंचाते हैं, और जो पहुंचाने का काम है इसको हम व्यावसायिकता भी कहेंगे। तो ये काम हम लोग प्रकाशक करता है। अब हम अगर इसका थोड़ा सा हम अगर इतिहास भी देखने की कोशिश करें तो सबको पता है कि पुराने ज़माने में कभी पहले तो कुछ था ही नहीं, ना कागज़ था, ना इस तरह भोजपत्र वगैरह पे जैसे हम सुनते हैं लिखी हुई बहुत सारी पांडुलिपियां हैं। तो उस ज़माने में केवल बोल के सब चीज़ें याद की जाती थी, और बोल के ही उनको याद रखा जाता था, एक दूसरे को सिखाया पढ़ाया जाता था। तो ये काम तब बोल के होता था। उसके बाद धीरे धीरे जो था ये
आप ये समझ लीजिए कि लिखने की जब लिपि का आविष्कार हुआ, कहते हैं कि हमारी जो ये ब्राह्मी लिपि है ये कभी ईसा पूर्व इसका आविष्कार हुआ था। तो तब इसके बाद में लिपि आने के बाद में ये लिखने का काम स्टार्ट हुआ। कहते हैं ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी से माना जाता है इसका प्रादुर्भाव। तो लिपि में भी हम देखते हैं कि 3 तरह की कहते हैं लिपि होती हैं। चित्रलिपि है, ब्राह्मी लिपि है, और फोनेशियन लिपि होती है। तो हमारे यहाँ जो प्रयोग की जाती है वो ब्राह्मी लिपि है। जैसे देवनागरी है या हमारी और भी जो भारतीय भाषाएं हैं, ये सब जो है इसमें ब्राह्मी लिपि के अंतर्गत आती हैं। तो जब इसका आविष्कार हुआ तो फिर ये भी करना पड़ा। पहले वो रेशम का कपड़ा होता था, या मान लो बांस के जो रेशेदार जो चीज़ें होती थी, रेशे कई तरह के रेशों का, शहतूत के इस पेड़ों के रेशों का, इनका प्रयोग किया जाता था लिखने के लिए। उसके बाद में धीरे धीरे जब कागज़ का आविष्कार हुआ, कहते हैं कि एक काई लुन नाम का चाइनीज़ था व्यक्ति, तो उसने ईसा पूर्व 202 में इसका आविष्कार किया था कागज़ का। तो तब उसने कई रेशों से ये कागज़ बनाने शुरू किए थे। उस कागज़ पे का जब उसने आविष्कार किया तो तब फिर वो इस पे लिखा जाने लगा। कोई भी रंगीन कलर्स वगैरह होते थे या प्राकृतिक जो कलर होते थे, उन कलर्स के माध्यम से उस पे लिखना शुरू हुआ। उसके बाद में जब वहीं पर ये कागज़ का हुआ, उसके बाद में उस चाइना के बाद में जो दोबारा से जब कागज़ का आविष्कार हुआ वो भारत में लिखा जाने लगा। चाइना के बाद भारत में ये चीज़ आई, और उसके बाद में बहुत बाद में जाके कहीं ये जापान वगैरह में, जर्मनी वगैरह में और जगह भी ये शुरू हुआ। तो जब कागज़ का आविष्कार हो गया तब उसके बाद ये प्रॉपर तरीके से लिखा जाने लगा। लेकिन लिखा हाथ से जाता था। तब भी कुछ भी चीज़ होती थी, कोई डॉक्यूमेंट होता था या कोई किताबें होती थी, या मोस्टली पहले तो धार्मिक बातों को ही लिखने का प्रचलन था। तो तब ये सारी चीज़ें जो थी ये हाथ से कागज़ पे लिखी जाती थी, उसी की कॉपीज़ बनाई जाती थी हाथ से लिख के। लेकिन जब प्रिंटिंग मशीन का आविष्कार हुआ 1490 में, जोहान्स गुटनबर्ग ने इसका आविष्कार किया, तो उसके बाद ये चीज़ें प्रिंट में आई। लेकिन तब भी ज़्यादातर धार्मिक पुस्तकों या ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स का ही प्रकाशन होता था। लेकिन फिर धीरे धीरे ये लेखकों में भी प्रचलित हो गया। लेखक भी किताबें लिखते थे जो वो प्रकाशित होने लगी। हाँ, ये अलग बात है कि मॉडिफिकेशन होते होते उस समय की जो मशीन थी, उन मशीनों पे जिस तरह का लकड़ी के पहले बताते थे खांचे बना के उसके ऊपर रख के जो लिपि थी, तब उसको वर्ड्स लिख के तब किया जाता था इसका छपाई का काम। तो धीरे धीरे मॉडिफिकेशन होके तो अत्याधुनिक डिजिटल तक मशीनें आ गई हैं। तो इस तरह से जो ये काम शुरू हुआ, तो आज हमारे सामने अब तो ये भी नहीं मैं कहती कि आज जो है वही कल रहेगा। बहुत जल्दी जल्दी नए नए आविष्कार हो रहे हैं, तो हो सकता है कल और कोई नई चीज़ हमारे सामने आ जाए। तो बेसिकली अगर हम देखें तो ये प्रिंट का काम है, प्रकाशक का जो काम है ये मेनली प्रिंट का काम है। लेकिन अब जो है पब्लिशिंग प्रिंटिंग में होती है, लेकिन अब इसमें इलेक्ट्रॉनिक पब्लिशिंग का भी समावेश हो गया। और इलेक्ट्रॉनिक पब्लिशिंग में हम जैसे ई बुक्स हैं, एकेडमिक जर्नल्स होती हैं, या माइक्रो पब्लिशिंग है, वेबसाइट्स हैं, ब्लॉग लिखे जाते हैं, वीडियो गेम्स पब्लिशिंग है। तो ये सब अब डिजिटली जब ट्रांसफॉर्मेशन हुआ इसका, इलेक्ट्रॉनिक पब्लिशिंग जब स्टार्ट हुई है, तो ये और भी काफ़ी सारी चीज़ों का इसमें समावेश होता चला गया। अब देखा जाए तो बुक्स की प्रिंटिंग की हम यहाँ बात करेंगे, क्योंकि मैं जो काम करती हूँ वो बुक्स की प्रिंटिंग का करती हूँ। तो बुक्स की प्रिंटिंग की अगर हम बात करते हैं तो प्रिंटिंग का जो कार्य प्रणाली है वो पांडुलिपि आने से लेके और किताबों के मार्केट में जाने तक की होती है। अब सबसे पहला काम तो यही होता है कि पांडुलिपि आए। पहले इसके लिए भी बहुत सारे बिचौलिए होते थे कि लेखक को पहले उस बिचौलिए से संपर्क करना होता था,
फिर वो पांडुलिपि को प्रकाशक तक पहुंचाता था, लेकिन अब जो है वो डायरेक्ट प्रकाशक तक भी पांडुलिपि पहुंचाई जा सकती है। या पहले उनसे उनके नीति नियम पूछे जाते हैं, वो किस तरह की किताबें, क्योंकि हर एक प्रकाशक हर कुछ नहीं छापता। बहुत से एकेडमिक होते हैं, वो केवल पाठ्य पुस्तकों का काम करते हैं। बहुत से वैज्ञानिक विषयों की किताबें छापते हैं। बहुत से हैं जो साहित्य से रिलेटेड काम करते हैं। तो आपको कैसी किताब चाहिए, उसके आधार पे आपको उस तरह के प्रकाशक से संपर्क करना पड़ता है। जब आपके पास पांडुलिपि आ जाती है, प्रकाशक के पास जब पांडुलिपि आ जाती है, तो उसमें फिर सबसे पहले उसको एक्सेप्टेंस करना पड़ता है। पांडुलिपि को एडिटर्स के सामने रखा जाता है। एडिटर्स उसको पास करते हैं कि ये जो इसमें जो मैटर है वो हमारे लिए छापने लायक है या नहीं। और छापने लायक का मकसद ये भी होता है कि वो अगर छापने लायक है, मतलब आप उसको व्यावसायिक तौर पे बाज़ार में उतार भी सकते हैं या नहीं, और उतारेंगे तो आपको कोई उससे फ़ायदा होगा या नहीं होगा, या जो मैटर है उसका इस लेवल तक, उस स्तर तक कोई विरोध तो नहीं होगा कि आप ही परेशानी में पड़ जाएं। तो इसलिए भी उस मैटर को एडिटर्स चेक करते हैं। जब एक बार एडिटर्स उसको चेक कर लेते हैं, तब फिर वो लेखक के साथ बातचीत होती है। बहुत सारे मैटर्स होते हैं, कॉपीराइट का मैटर होता है, रॉयल्टी का मैटर होता है। इन विषयों पे फिर वो चर्चा की जाती है। जब ये चर्चा हो जाती है और अगर मान लीजिए कि वो पांडुलिपि स्वीकृत हो जाती है, तो जब पांडुलिपि स्वीकृत हो जाती है तो उसके बाद में एडिटोरियल का काम स्टार्ट होता है। एडिटर्स जो हैं उसके मैटर को लेके, कई बार उसमें कोई फैक्चुअल तथ्यात्मक भी कई बार गलतियां होती हैं, उन गलतियों पे भी ध्यान दिया जाता है। और ये गलतियां अगर मान लीजिए कोई लॉ की किताबें हैं या कोई वैज्ञानिक पाठ्यपुस्तक टाइप की कोई किताबें हैं, तो उनमें तथ्यात्मक गलतियां बिल्कुल नहीं जानी चाहिए। और इसके अतिरिक्त तो बहुत सी और भी हो जाती हैं तथ्यात्मक गलतियां, कि मान लीजिए कोई किताब लिखी गई है, जब लिखी गई थी कुछ तब वो चीज़ें और थीं, और जब वो छप रही है तो कुछ और हो गई है, तो उसके हिसाब से कभी कभी उसमें थोड़े बहुत सुधार, मॉडिफिकेशन करना भी पड़ जाता है। तो ये सब एडिटर को देखने की चीज़ें होती हैं। फिर ये तय करना होता है, जब हम डिज़ाइन पे आते हैं, तो डिज़ाइन में आपको टाइप सेटिंग है, किस तरह का टाइप आपकी किताब में अच्छा लगेगा, कौन सा टाइप सेटिंग आपको करना है, किस तरह से पेज की सेटिंग करनी है। और मान लीजिए कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ रेखा चित्र होते हैं किताबों में, या कई बार होता है कि फ़ोटोज़ होती हैं किताबों में। तो उन सबको अगर एडजस्ट करना है तो किस तरह से किया जाएगा, कैसे वो सही लगेगा, वो सारी सेटिंग उसमें देखनी पड़ती है। फिर कवर पेज है, कवर पेज को किस तरह से डिज़ाइन करना है आपको। आजकल तो कई बार नेट से भी पेजेस बनाए जाते हैं, कई बार जो चित्रकार हैं उनसे बनवाए जाते हैं, तो वो सारी व्यवस्था देखनी पड़ती है। जब डिज़ाइन का ये काम हो जाता है तो उसके बाद जो कोई तो जो बड़े पब्लिशर्स हैं वो ऐसा भी करते हैं कि वो किताब आने से, प्रिंट होने से पहले ही उसको मार्केट में ऐड करके और ये देखने की कोशिश करते हैं कि इसका उनको रिस्पांस कैसा मिलेगा। अगर मान लीजिए कि उनको कोई फॉरेन पब्लिशर्स का भी रिस्पांस मिलता है, तो वो फॉरेन पब्लिशर्स के साथ मिलके भी काम कर लेते हैं, अधिक प्रतियां निकाल लेते हैं, छपवा लेते हैं। इसके अतिरिक्त अगर मान लीजिए उनको ऐसा फील होता है कि कोई फ़ायदा ही नहीं होने वाला है इस किताब को छाप के, तो वो कई बार अपनी ड्रॉप भी कर देते हैं इस आइडिया को, उस किताब को छापने का। लेकिन सब पब्लिशर नहीं, ये काम बहुत ज़्यादा बड़े पब्लिशर ही करते हैं। छोटे छोटे पब्लिशर्स जो हैं, जो हमारे जैसे पब्लिशर हैं, वो फिर उसको प्रिंट में भेजते हैं। जब प्रिंट हो जाती हैं उसके बाद फिर वो बाइंडिंग का काम होता है। अब ये काम ऐसा होता है कि आप बहुत से पब्लिशर हैं कि जिनके पास खुद की ही प्रिंटिंग प्रेस भी होती है, तो वो अपने यहाँ ही सारे काम कर लेते हैं। लेकिन बहुत से पब्लिशर हैं वो सारे काम अलग अलग जगह कराते हैं। प्रिंटिंग कहीं कराते हैं, कवर कहीं छपवाते हैं, बाइंडिंग के लिए सामान कहीं जाता है, और जो पहले टाइप सेटिंग वगैरह, पेज सेटिंग होती है, वो सारा काम कहीं और होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये मिला जुला एक काम होता है। ये एक पूरा कह सकते हैं कि सम्मिलित कई लोगों का मिलके किया हुआ काम होता है।
बाइंडिंग हो जाती है, उसके बाद में फिर किस तरह की बाइंडिंग होगी, पेपर बैक में होगी या हार्ड बाउंड में होगी, कवर के ऊपर कैसा लेमिनेशन होगा, वो सब देखना होता है। चमकदार ग्लॉसी लेमिनेशन होता है, एक होता है जो बिना चमक का होता है, उसको मैट लेमिनेशन बोलते हैं। तो किस तरह का लेमिनेशन कराना है वो डिसाइड किया जाता है। बाइंडिंग के बाद में फिर जब किताब तैयार हो जाती है उसके बाद फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन का काम होता है। डिस्ट्रीब्यूशन के लिए या कई सारे हमारे पास टूल्स होते हैं। हम डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास भेजते हैं जो किताबों की डिस्ट्रीब्यूशन मार्केट में उतारते हैं, उनको देते हैं। हम लोग ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूशन भी करते हैं, जैसे अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट वगैरह पे हम किताबें अपना अकाउंट खोलते हैं, वहाँ डालते हैं, उसके थ्रू भी वो लोगों तक पहुंचती हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत से लोगों ने ऐसे व्यक्ति नियुक्त किए हुए होते हैं कि जो कुछ बीच में थोड़ा सा कमीशन लेके वो, क्योंकि पब्लिशर एक एक दुकान पे नहीं जाने वाला है ना, एक एक जगह सेल करने नहीं जाएगा एक एक को बेचने के लिए। लेकिन वो लोग ऐसे करते हैं कि वो लोग जितनी किताबें उनके थ्रू बिकती हैं तो उसके ऊपर कुछ मार्जिन वो लेके और वो एक एक जगह जाते हैं। वो कई बार लाइब्रेरीज़ में भी जाते हैं, वो रिटेलर्स के पास भी जाते हैं। तो वो इस तरह से अलग अलग जगह जाके और इस काम को भी करते हैं। अब पब्लिशर्स को अगर हम देखें तो सबसे बड़ा प्रश्न लोगों के मन में यही होता है कि किस तरह से पब्लिश होती हैं। तो एक तो होते हैं ट्रेडिशनल पब्लिशर। तो उनका काम ये होता है कि वो आपकी पांडुलिपि को अच्छे से देखेंगे, उनकी मर्जी है, उनको अगर वो लगती है सही तो ही वो उसको एक्सेप्ट करते हैं। और एक्सेप्ट करने के बाद में वो लेखक से कुछ नहीं लेते हैं, वो उसको छापते हैं अपनी मर्जी से, और उसको छापने के बाद में फिर वो लेखक को कुछ प्रतियां देते हैं। और इसके अतिरिक्त दूसरा जो इसका तरीका है वो है सेल्फ पब्लिशिंग। आजकल जो प्रचलन में है वो सबसे ज़्यादा सेल्फ पब्लिशिंग है। सेल्फ पब्लिशिंग में लेखक ने जो कुछ भी लिखा है, चाहे वो उसका स्तर कुछ भी हो, वो, क्योंकि अगर ट्रेडिशनल पब्लिशिंग में जाता है तो कम से कम प्रकाशक ये देखते हैं कि आपके लेखन का स्तर क्या है। लेकिन सेल्फ पब्लिशिंग में ये होता है कि कोई कुछ भी लिखता है, उसको छपवाना है अपना, तो वो बस उसको दे देगा प्रकाशक को। वो प्रकाशक को जो तय होता है वो पैसे प्रकाशक को देता है, और वो अपनी किताबें जितनी कॉपीज़ उसको छपवानी होती हैं या जो कोई भी हर एक प्रकाशक के अपने अलग नियम होते हैं, तो वो उस तरह से उनको छाप देते हैं किताबों को। और अमुक जितनी कॉपी उनकी तय होती है उतनी वो लेखक को दे देते हैं। लेखक की इच्छा होती है मार्केटिंग करवाने की तो वो भी करते हैं। तो इस तरह से दो तरह के तो ये होते हैं। और एक और तरह का होता है वो वैनिटी प्रेस बोलते हैं उसको। वैनिटी प्रेस वाले होते तो ट्रेडिशनल ही हैं, लेकिन अक्सर देखा जाता है कि वो भी सेल्फ पब्लिशिंग की तरह का ही काम करते हैं, कि वो कुछ सुविधाएं दे देते हैं लेखक को कि आप हमारे यहाँ एडिटिंग करा लीजिए या टाइप सेटिंग करा लीजिए, मतलब कुछ सुविधाएं जो कार्य प्रणाली की हैं वो उसकी सुविधा उनको वो दे देते हैं। और उसके बदले में या तो कभी उनसे कॉपीराइट ले लेते हैं या रॉयल्टी नहीं देते, या इस तरह का कुछ भी वो सेटिंग उनसे कर लेते हैं। तो और एक हाइब्रिड पब्लिशिंग भी होती है, ये भी सबका मिला जुला रूप ही होती है। तो इस तरह से ये किताबों की पब्लिशिंग होती है। मैं आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस भी ले लेती हूँ। मैं प्रकाशन में कैसे आई ये मैं एक्चुअली डॉक्टर हूँ, तो मेरा काम जो है वो स्त्री रोग का है। और स्त्री रोग के काम में तो आपको पता ही है कि कैसा होता है काम, ये तो उस तरह का काम है मेरा। लेकिन वो मेरा प्रोफेशन है, और पब्लिशिंग जो है, लेखन था या पब्लिशिंग है, ये मेरा पैशन है। तो मैंने प्रोफेशन को अलग रखा हुआ है और अब मैं अपना पैशन पूरा कर रही हूँ। क्योंकि एक समय आता है कि जब आपको अपनी इच्छाएं भी, अपने शौक़ भी पूरे करने होते हैं। तो 35 साल तो मुझे प्रैक्टिस करते हुए हो गए हैं डॉक्टर की, एज अ डॉक्टर। लेकिन अब मैंने पिछले 6 साल से 2014 दिसंबर में हमने वनिका पब्लिकेशन शुरू किया था। तो तब से आप सबका, मित्रों का, लेखकों का बहुत प्यार मिला है हमें, और हम बहुत अच्छे से इस काम को कर पा रहे हैं। 6 साल हमें हुए हैं, अभी दिसंबर में हो जाएंगे 6 साल वनिका पब्लिकेशन को। तो इसको मैं अपने पैशन की तरह से ले रही हूँ, ये मेरा प्रोफेशन नहीं है। इसीलिए मैं सभी जो नए लेखक होते हैं उनको भी, सबको मैं पूरा मौका देती हूँ इसमें। पवित्रा अग्रवाल जी हैं, कविता वर्मा जी हैं,
अवधेश प्रीत जी, नमस्कार अवधेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। दूरती कामेश्वर राव, प्रणाम भैया। संगीता शर्मा जी, नीलिमा शर्मा, पुरुष प्रकाशकों के मध्य आप अकेली महिला प्रकाशक, क्या आपको महिला होने के नाते कुछ परेशानी हुई? मुझे ऐसे सच तो कोई परेशानी नहीं हुई है, क्योंकि आजकल जो पब्लिशिंग का काम है वो ऐसा नहीं है कि आपको कहीं दर दर भटकना पड़ रहा है, कहीं जाना पड़ रहा है, या कहीं पुरुष प्रकाशकों के बीच में बैठना पड़ रहा है जाके, ऐसा कुछ नहीं है। काम होता है आपके पास, ऑनलाइन सारा काम आता है, ऑनलाइन ही आप सारा काम करवाते हैं, और ऑनलाइन ही आप उसकी फ़ाइल बना के प्रिंटर को भेज देते हैं, प्रिंटर उसको छाप के बाइंडर के पास भेज देता है, बाइंडर उसको तैयार करके आपके घर पहुंचा देता है। तो इसलिए इस तरह का कोई बीच में नहीं आती परेशानी। लेकिन हाँ, ऐसी जगह थोड़ी सी परेशानी महसूस होती है एक महिला होने के नाते, कि अगर मान लो जैसे हमने शुरुआत की थी, तो कभी कभी एक तो इसके सारे जो पेपर वर्क होता है वो करने में भी बड़ी परेशानी होती है, क्योंकि सारा उस वक्त जब हमने किया था तब सारा ऑनलाइन नहीं होता था। अभी तो काफ़ी काम ऑनलाइन होने लगा है, आप सारी डिटेल्स ऑनलाइन भेज सकते हैं और आपके पास आपका रजिस्ट्रेशन और सब ऑनलाइन आ जाता है। ISBN नंबर वगैरह के लिए भी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है ISBN डिपार्टमेंट में जाके। तो ये सब काम पहले नहीं होते थे ऑनलाइन, तो उसके लिए ज़रूर हमने जगह जगह भटकना पड़ा, पता भी नहीं होता है कहाँ ऑफिसेज हैं इनके। बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में बहुत छोटे से रूम में कहीं ऑफिस बना हुआ होता है, उसको ढूंढना पड़ता है। तो ऐसी जगहों पे जाने के लिए थोड़ा लगता था कि भाई कोई होना चाहिए साथ में। तो मेरे साथ कोई ना कोई, मेरे हस्बैंड डॉक्टर साहब जाते थे या बेटा वगैरह, कोई ना कोई मेरे साथ जाता था। इसके अलावा जैसे ये प्रिंटिंग प्रेस हैं या बाइंडर्स हैं, ये ऐसी जगहों पे बैठे हुए होते हैं ना कि आप अकेले वहाँ जाने में थोड़ा हिचकिचाते हैं ऐसी जगहों पे। तो वहाँ थोड़ा आपको लगता है कि एक महिला होने के नाते आप एकदम खुल के ऐसी जगहों पे फ्रीली नहीं जा सकते, आपको किसी ना किसी के साथ की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन प्रकाशन का जो काम है, अब वो मुझे पता नहीं है, मैंने ऐसा कभी फीडबैक लेने की कहीं से कोशिश नहीं की है, क्योंकि बहुत सी महिला प्रकाशक हैं जो बड़े बड़े ग्रुप्स में हैं। मैं नहीं कह सकती, क्योंकि उन लोगों के पास बहुत लंबी चौड़ी बड़ी टीम होती है, और वो शायद उनका जो है वो पहले से पारंपरिक चलता हुआ काम आ रहा है। मेरी तरह किसी को नए सिरे से कुछ जमाना पड़ा हो ऐसा शायद ही कोई होगा, मुझे जहाँ तक ध्यान है। तो इसलिए मुझे ऐसा कोई बहुत ज़्यादा महिला के नाते इनके अलावा मुझे कहीं काम में कोई ऐसी परेशानी हुई हो ऐसा मुझे कभी ज़्यादा महसूस नहीं हुआ। लेकिन हाँ, जो भी हैं, देखो हर एक काम में कुछ ना कुछ परेशानियाँ तो आती हैं। आप चाहे एक छोटी सी दुकान भी खोल के बैठें तो कुछ ना कुछ होती हैं परेशानियाँ। तो हम ये सोच के बैठें कि किसी काम में कोई भी आपके सामने कोई परेशानी नहीं आएगी, ऐसा नहीं होता है, कुछ ना कुछ तो होता ही है। लेकिन हाँ, इतनी बड़ी कोई परेशानी नहीं हुई कि मुझे कोई ऐसी दिक्कत आई हो कि मैं एक महिला होने के नाते ऐसा क्यों कर रही हूँ, या मैं कभी घबरा जाऊँ, मुझे नहीं करना है इस काम को, कैसे करूँगी, ऐसा सोचूं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, ये है कि अब महिला की बात छोड़ें तो ये ज़रूर है कि अब अगर हम इस समय आके प्रकाशन का काम कर रहे हैं तो हमें ऑनलाइन काम होने की, कंप्यूटर्स की पूरी जानकारी हमें होनी चाहिए, किस तरह से फाइलें बनती हैं। क्योंकि आप अगर किसी से भी काम लेते हैं, जैसे हम डॉक्टर हैं, अगर हमें कंपाउंडरी का या नर्स का काम नहीं आएगा तो हम डॉक्टरी ढंग से नहीं कर सकते। सबसे पहले हमें वो काम भी आने चाहिए जो बेसिक हैं। तो इसलिए एक प्रकाशक को जब उसको फाइलें बनवानी होती हैं, आप खुद भी इस काम को आपको आना चाहिए, ताकि आप किसी दूसरे व्यक्ति से अगर अपनी टीम से काम करवा रहे हैं तो उस टीम ने सही काम किया है या नहीं किया है, ये आप तभी जान पाएंगे, तभी जांच पाएंगे, तब जब आपको खुद आता होगा वो काम। तो इसलिए आपको ये सारे काम आने चाहिए, आपको उनकी ABCD पता होनी चाहिए। मार्केट में किस तरह से सेल्स होती है, किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो भी आपको पता होना चाहिए। कौन कौन से ऐसे स्थान हैं जहाँ से आप इस काम को करवा सकते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। तो उसके लिए जो कार्यप्रणाली के जो धीरे धीरे जो एक एक स्तर होता है ना, उस स्तर की आपको जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। आप सिर्फ ऐसा नहीं है कि बस आप प्रकाशन खोल के बैठ गए और आपको कुछ पता नहीं है, आपने पैसे दे के टाइप सेटिंग करा ली, पैसे दे के कवर आपने बनवा लिया,
कवर बनाना भी कोई आसान नहीं होता है। कवर बनाने में भी आपकी कितनी मोटी किताब है, उसके ऊपर कैसे कलर्स ठीक लगेंगे, प्रिंट होके ये कलर सही आएगा या नहीं आएगा प्रिंट होने के बाद में, और जितनी मोटी किताब है उसके हिसाब से आपको उसका जो किताब के बीच का जो दोनों ऊपर नीचे के पेज के बीच का जो स्पाइन होता है वो आपको कितना रखना है, ये सारा काम आपको आना चाहिए। उसका साइज़ आपको पता होना चाहिए कि आप कितना रखोगे इसको। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तभी आप किसी भी काम में जा सकते हैं। वंदना गुप्ता जी कह रही हैं इस क्षेत्र में आप बहुत मेहनत कर रही हैं और आपने अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रकाशन संबंधी ज़रूरी जानकारी। अवधेश जी कह रहे हैं पुस्तक प्रकाशन संबंधी बुनियादी प्रक्रिया पर बढ़िया जानकारी। जी, इसी तरह से होता है ये प्रकाशन का काम। और मेरा मानना है कि एक लेखक को जो अपनी किताब छपवाना चाहता है उसको भी थोड़ा बहुत तो नॉलेज होनी ही चाहिए कि किस तरह से ये काम होता है। संगीता जी कह रही हैं ज्ञानवर्धक जानकारी, शुक्रिया। स्वाति तिवारी उपयोगी जानकारी, शुक्रिया। अवधेश प्रीत जी पूछ रहे हैं कि पुस्तक वितरण व्यवस्था की प्रकाशकीय अनुभव बताएं। ये बहुत ज़रूरी बात है ये। पुस्तक वितरण के लिए एक तो हमें ये पता करना होता है बाज़ार में कि डिस्ट्रीब्यूटर्स कौन कौन हैं। मैंने बहुत चक्कर लगाए, मैंने दरियागंज में खूब चक्कर लगाए, मैं खूब पैदल चली हूँ क्योंकि वहाँ आपको एक एक दुकान पे जाने के लिए थोड़ी थोड़ी दूर पे आपकी गाड़ी नहीं जा सकती, वहाँ पे आपको रिक्शा वाला एक एक दुकान पे नहीं लेके जाएगा। मैं बहुत भटकी हूँ वहाँ पे क्योंकि मैंने बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर से पता किया, तो ज़्यादातर ने मुझे ये जवाब दिया कि हम तो केवल अपनी किताबों का ही डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। अब मैं चूँकि डिस्ट्रीब्यूटर नहीं हूँ, मैं केवल प्रकाशक हूँ। बहुत से प्रकाशक हैं जो केवल किताबों को प्रकाशित करते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूटर या मार्केट में सेल का काम नहीं करते हैं। तो ऐसे में वो सेल्फ पब्लिशिंग का काम ज़्यादा होता है उनका कि आपने लेखक से पैसे ले लिए और छाप के लेखक को 1000-500 जितनी उसको चाहिए उतनी आपने कॉपीज़ उनको दे दी और आपका काम ख़त्म हो गया, आपके पैसे निकल आए आपने जो काम किया उसके। और जो डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर आप वो भी काम अपने हाथ में लेते हैं तो फिर आपको भटकना पड़ता है। तो मुझे फिर बहुत से ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर्स मिले, लेकिन वो क्या करते हैं कि आप रख जाइए किताबें, 2-4-5 कॉपियाँ वो हमसे ले लेते हैं। फिर मार्केट में अगर वो उनकी डिमांड आती है तो फिर वो हमसे और कॉपीज़ मंगाते हैं। अब चूँकि मैं दिल्ली में नहीं हूँ, मैं हूँ प्रकाशक दिल्ली की, रजिस्ट्रेशन मेरा दिल्ली का है, लेकिन मैं अपने डॉक्टरी पेशे के कारण बिजनौर में रहती हूँ। तो जब मेरे पास फ़ोन से या मेल से या किसी तरह से ऑर्डर आता है तो मैं उसको तुरंत ही कोशिश करती हूँ कि मैं बाई पोस्ट उनको वो किताबें भेज दूँ। जब वो किताबें उनके पास पहुँच जाती हैं, जो उनके पास ऑर्डर होता है वो चला जाता है, लेकिन उनके पास कई बार बहुत बहुत महीनों तक रखी रहती हैं किताबें। और आपको कहना नहीं चाहिए, लेकिन आपको जो उस डिस्ट्रीब्यूशन के उनके बिकने के बाद भी, चूँकि उन्होंने बेच दिया है, मैं नहीं कह सकती कि उनको तुरंत ही उसकी कॉस्ट मिल जाती होगी। वो भी जहाँ बेचते हैं वहाँ से उनको भी कई कई महीनों के बाद में पैसा मिलता है। तो जब उनके पास पैसा आ जाता होगा वो तब हमें भेजते होंगे। तो आप ये समझ लीजिए कि एक किताब अगर हमने डिस्ट्रीब्यूटर को दी है तो उसका पैसा हमें महीनों बाद, कह सकते हैं 1-1.5 साल बाद भी हमें उस पैसा मिलता है वो जो हमने बेची हैं किताबें। तो इसलिए ये बहुत लंबा काम होता है। इसके अतिरिक्त जब हम अमेज़ोन वगैरह का आजकल बहुत चलन हो गया है, क्योंकि कोई डिस्ट्रीब्यूटर भी आगे रिटेलर्स को देते हैं या कोई स्कूल कॉलेजेस में या कोई और भी जो किताबों वाले हैं वो आते हैं उन डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास, वो पसंद करके ले जाते हैं। तो ऐसे वो चेन बनती है, क्योंकि प्रकाशक एक एक सेलर के पास, एक एक रिटेलर के पास नहीं जाएगा किताबें बेचने के लिए, वो डिस्ट्रीब्यूटर को ही देगा। और वो डिस्ट्रीब्यूटर आगे किस किस को दे रहा है वो हमें नहीं पता होता। कई बार ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं जिनकी किताबें बाहर विदेशों तक जाती हैं, तो उन डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू हमारी किताब बाहर भी जाती हैं, इंडिया से बाहर भी जाती हैं, लेकिन हमें वो पता नहीं चलता है कि वो हमारी किताबें बाहर भी गई हैं। वो तब पता चल पाता है कई बार कि जो बाहर के लोग किताबें पढ़ते हैं वो कई बार लेखक से संपर्क करते हैं, उनको कोई चीज़ अच्छी लगती है तो वो अपना फीडबैक, प्रतिक्रिया देते हैं लेखक को, तो हमें पता चलता है कि वो किताबें बाहर भी गई हैं, नहीं तो हमें इस चीज़ का नहीं पता चलता है। फिर इसके अतिरिक्त ऑनलाइन मार्केटिंग का ज़माना है ये, तो आप फ्लिपकार्ट है, अमेज़ोन है, उस पर हमें एक अपना अकाउंट बनाना होता है और उस अकाउंट के थ्रू ऑर्डर आते हैं और वो ऑर्डर्स वो लोग हमें मेल के ज़रिए भेजते हैं और उनके पिकअप सेंटर्स होते हैं सब जगह।
पहले हमारे यहाँ पिकअप सेंटर नहीं था बिजनौर में, तो तब मुझे दिल्ली से गुड़गांव या नोएडा वगैरह से किताबें रखी रहनी पड़ती थी वहाँ पे, और वहाँ मुझे किसी को कहना पड़ता था कि ये ऑर्डर है और आप इसको पैक करिए और भेजिए। उसमें बिल रखना होता है, उसके प्रिंट आउट्स निकालने होते हैं, वो लगा के तब वो उनका जो पिकअप बॉय है, अमुक टाइम फिक्स होता है, उनके स्लॉट होते हैं, उस स्लॉट पे आके वो किताबें ले जाते हैं हमसे, और फिर वो बाई पोस्ट जो ख़रीदार होते हैं उनके पास पहुंचती हैं किताबें। लेकिन इसमें भी बहुत भारी फीस इनकी होती है, अमेज़ोन वालों की भी, जो डिस्ट्रीब्यूट ये लोग करते हैं। तो ये लोग भी आगे पोस्टल सर्विस से ही भेजते हैं, इनकी अपनी पोस्टल सर्विस भी होती है, तो उसकी भी ये लोग फ़ीस काटते हैं, और उस फीस के साथ ये किताबें आगे जाती हैं, लोगों तक पहुंचती हैं। तो उसमें हम लोगों के पास फिर हमारा जो ऑनलाइन अकाउंट होता है उसमें वो पैसा आता है, तब हमें पता चलता है कि ये किस किताब का पैसा आया है वो भी नहीं पता चलता, टोटल अमाउंट केवल पता चलती है, और कितनी फ़ीस कटी है ये पता चलती है। लेकिन उनके भी अकाउंट में बहुत सब झोल होते हैं, मैं बता नहीं सकती क्या क्या झोल होते हैं उसमें। बहुत सारी कमेंट्स ऐसी हैं जो ऊपर चली गई हैं, मुझे दिख भी नहीं रही हैं, शायद उनमें कुछ सवाल भी थे। रजनी जी कह रही हैं पब्लिशिंग को लेकर अहम जानकारी दी आपने। जी शुक्रिया। बिल्कुल अपने मन की ज़िंदगी भी जीनी चाहिए वंदना जी, बिल्कुल, इसीलिए मैंने शुरू किया है, और मुझे मेरे परिवार का भी बहुत सपोर्ट मिलता है इस काम में। मेरे बच्चों ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया कि आपको अब अपने मन का करो, आपको जो कुछ भी आपका मन है वो काम करो आप। तो इसलिए भी मेरी हिम्मत बढ़ी कि चलो ठीक है, क्योंकि बिना परिवार के सहयोग के आप नहीं कर सकते, क्योंकि मेरा एज अ डॉक्टर भी मेरा काम है। तो आपको हंसी भी आएगी कि मैं अपना लैपटॉप अपने ओपीडी में लेके ही बैठती हूँ, और बीच बीच में मैं इस काम को भी देखती रहती हूँ और अपने पेशेंट भी देखती रहती हूँ। तो मैं ऐसे, और फिर शाम का टाइम मैं थोड़ा देती हूँ, लेकिन हाँ कोई ऐसा टाइम फिक्स नहीं होता मेरा, जब भी समय मिल जाता है तो मैं इस काम को देखती हूँ। प्रकाशन का भविष्य अब क्या है, स्वाति जी कह रही हैं। प्रकाशन का भविष्य तो अच्छा ही है, लेखक हैं जब तक, तब तक तो प्रकाशन का भविष्य अच्छा ही है। किताबें छप रही हैं, एकेडमिक्स की किताबें छप रही हैं, वो भी प्रकाशन में आती हैं। और जैसे मैंने अभी बताया आपको कि इलेक्ट्रॉनिक पब्लिशिंग का ज़माना आ गया है, तो ये भी पब्लिशिंग है ना एक तरह की, आप ई बुक्स छपवा रहे हैं, ई बुक्स आपकी और सबसे अच्छा इसका आपने देखा है अमेज़ोन पे किंडल की बुक्स हैं, बहुत कम पैसों में आप एक बार ई बुक बनवा लेते हैं तो बहुत कम पैसों में आप उसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, घर बैठे पढ़ सकते हैं। तो धीरे धीरे ज़माना तो बहुत आगे जा रहा है, और नई नई चीज़ें आ रही हैं उसमें। जब नई चीज़ें आ रही हैं तो भविष्य तो है ही, इसमें तो कोई, मैं ये नहीं कहूँगी कि भविष्य नहीं है। ये वो लोग ऐसी बात करते हैं कि जो निराश होते हैं, जो निराशा वाले फेज़ में चल रहे होते हैं ना, वो लोग ऐसी बातें करते हैं। तो मुझे ऐसा नहीं लगता, किसी भी चीज़ में व्यक्ति को निराशाजनक बातें नहीं करनी चाहिए। जब आप कोई काम करते हैं, मेहनत करते हैं, तो वो काम अच्छा ही होता है। जब हम ये कहते हैं कि भविष्य अच्छा नहीं है, लेकिन आप देख रहे हैं कि कितने सारे प्रकाशक, रोज़ नए नए प्रकाशक खड़े हो रहे हैं, नहीं होगा भविष्य अच्छा तो कैसे प्रकाशक आएंगे? और तो ये भी एक सोचने वाली बात है। प्रकाशन प्रारंभ करने का पहला कदम क्या होना चाहिए, शुरुआत कैसे की जाए, संगीता जी कह रही हैं। सबसे पहले तो अगर आपको प्रकाशन खोलना है तो कोई भी कंपनी आपको खोलनी होती है, तो उसके लिए आपको पहले कंपनी एक्ट में रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। वो चाहे आप एक सिंगल सोल पब्लिशर के तौर पे करवाएं, प्रोप्राइटर के तौर पे, या आप उसको पब्लिक लिमिटेड कंपनी बना सकते हैं, आप पार्टनरशिप कंपनी बना सकते हैं। तो जिस भी कैटेगरी में आपको कराना होता है, पहले आपको अपनी कंपनी को रजिस्टर कराना होता है। उसके बाद फिर जब कंपनी रजिस्टर हो जाती है तो एक प्रकाशक के तौर पे आपको ISBN नंबर की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि बिना ISBN नंबर के आप कोई किताब छाप तो सकते हैं, लेकिन आप उसको मार्केट में बेच नहीं सकते, सेल नहीं कर सकते। ISBN नंबर वाली ही किताबें बेची जा सकती हैं। तो इसलिए आपको ISBN लेना होता है, उसका भी एक अलग ऑफिस है। और जब हमने शुरू किया था तब हमें पर्सनली ही जाके सब कुछ पेपर सबमिट करने पड़े थे, लेकिन अभी जो है वो ऑनलाइन प्रोसेस हो गया है उनका सारा। मिलते हैं जो ISBN हमें, वो भी अब ऑनलाइन मिलते हैं। और हर किताब के छपने के बाद
आपको छपने से पहले ही, अब तो हो गया है, पहले छपने के बाद आपको अपनी लिस्ट देनी होती थी वहाँ पे कि आपने जितने आपको 10-20 आईएसबीएन मिले हैं, आपने कौन कौन सी किताबें छापी हैं, वो क्रमवार वो आईएसबीएन की लिस्ट आपको वहाँ सबमिट करनी होती है, तब आपको दोबारा से मिलते हैं आईएसबीएन नंबर। और अब जो है वो ऑनलाइन होता है। अब किताब को प्रकाशित करने से पहले ही हमें आईएसबीएन के लिए किताब की पूरी डिटेल, उसमें कितने पेजेस होते हैं, उसका कवर पेज क्या है, उसकी कॉस्ट क्या है, लेखक कौन है, क्या किस तरह की किस विधा की किताब है, वो सारी हमें डिटेल ऑनलाइन भरनी होती है और तब हमें उसका आईएसबीएन मिलता है। तो ये सारा ऑनलाइन काम होता है, तो ये आपको करना पड़ता है। उसके बाद मैंने जैसे बताया कि आप अगर किसी काम में जा रहे हैं तो उसकी कार्य प्रणाली आपको पता होनी चाहिए पूरी, उसकी किस तरह से प्रिंटिंग का काम होता है, एडिटिंग का काम कैसा होता है, प्रूफ रीडिंग का काम कैसा होता है, क्योंकि प्रूफ रीडिंग तो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि, और किसी काम में किताब चूँकि एक बार छप जाएगी उसके बाद फिर आप कुछ नहीं कर सकते। तो आपको प्रूफ रीडिंग के लिए मात्राओं की हैं गलतियाँ या जो भी चीज़ें होती हैं, आप टाइप सेटिंग है उसमें आपको अक्षरों के बीच में कितनी जगह रखनी है, लाइनों के बीच में कितनी जगह रखनी है, किस तरह का फॉन्ट आप रखेंगे तो किताब आकर्षित लगेगी, वो सारी बातों की आपको जानकारी होनी चाहिए इसमें। तो बहुत सारी चीज़ें आपको सीखनी पड़ती हैं। ऐसा नहीं है कि आप एकदम से ही बस आज आपने कंपनी खोली और आप सब काम कर लेंगे, बहुत समय लगता है। मुझे बहुत समय लगा धीरे धीरे इन चीज़ों को समझने के लिए। मुझे थोड़ी मदद इसलिए भी मिल गई थी कि मेरा अपना एक भाई है, मामा जी का बेटा है, उसकी अपनी प्रिंटिंग प्रेस थी, तो मैं शुरू में मैंने 2 साल वहीं पर ही किताबें छपवाई उससे। तो उसने मुझे बहुत चीज़ें समझाई, सिखाई, क्योंकि मैं सोचूं कि मैं किसी अनजान व्यक्ति के पास जाऊं तो वो मुझे क्यों सिखाएगा, वो तो ये सोचेगा ना कि मैं अपना काम इनको क्यों सिखाऊं। लेकिन वो मेरा भाई था, इसलिए उसने मुझे काफ़ी बारीकियां सिखाई, तो इसलिए मुझे काफ़ी बातें पता चली। कितने पेज की किताब है तो कितना पेपर खर्च होगा उसमें, इसकी प्रिंटिंग में कैसा क्या खर्च आएगा, कैसा क्या होगा, जो अब मुझे सब चीज़ें समझ में आ गई हैं हिसाब किताब, लेकिन शुरू शुरू में मुझे नहीं आता था समझ में, तो उसने मुझे सारी चीज़ें समझाई। तो आपको कोई ऐसा व्यक्ति भी मिलना चाहिए कि जो आपको इसकी बारीकियाँ समझाए। अब किताबों की प्रिंटिंग भी कई तरह से होती है, जैसे नेगेटिव्स बना के होती है प्रिंटिंग, और उसमें भी बहुत से हैं कि आपको नेगेटिव बनाने वाले लोग अलग हैं, उसके बाद प्रिंटिंग करने वाले अलग हैं, बहुत से ऐसे हैं जो प्रिंटिंग और नेगेटिव दोनों काम एक साथ करते हैं। तो जो अलग से करते हैं वो नेगेटिव बनाने से पहले आपको वो फेरो बोलते हैं उसको, वो कागज़ पे जो जैसे नेगेटिव में ब्लैक एंड वाइट होता है, तो वो उसका उल्टा ब्लैक के ऊपर वाइट आपको लिख के पेपर बना के देते हैं। आप उसमें जो भी कुछ आपको दोबारा लगे तो आप आखिरी बार एक बार और प्रूफ रीडिंग कर सकते हैं। उसमें नेगेटिव बनने से पहले अगर आपको कोई गलती नज़र आती है तो आप उसमें सुधार सकते हैं, तो वो काम भी होता है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपको किस तरह की प्रिंटिंग करानी है, नेगेटिव से प्रिंटिंग करानी है या आपको एक और आजकल प्लेट से प्रिंटिंग होती है, और उसके अलावा डिजिटल की भी प्रिंटिंग होती है जो सीधा किताब जैसे मशीन में गई और सीधे प्रिंट उसके छप के निकल आते हैं, जो फटाफट प्रिंटिंग जिसको हम कहते हैं। अगर हमें कम कॉपीज छपवानी होती हैं तो हम डिजिटल प्रिंटिंग भी करते हैं। तो इन सारी चीज़ों की आपको जानकारी, बहुत छोटी छोटी चीज़ों की भी आपको जानकारी होनी चाहिए। फिर बाइंडर के पास आपने किताबें भेजी हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो किस तरह से कर रहा है, वो आपकी किताबों की कटिंग तो गलत नहीं कर दे रहा है, हार्ड बाउंड किताब की कैसे होती है, काम भले ही वो बाइंडर का है लेकिन उसकी बारीकियां आपको भी पता होनी चाहिए कि वो किस तरह से बाइंडिंग करता है। पेपर बैग की होती है तो किस तरह से करता है, कोई काम अगर उसने आपका ख़राब किया है तो आपको ये बारीकी अगर पता होगी तो आपको पता होगा कि किस लेवल पे जाके ये गलती हुई है, आपके बाइंडर के लेवल पे हुई है या प्रिंटर के लेवल पे हुई है या किसके लेवल पे हुई है। उसने आगे पीछे, कई बार आपने देखा होगा कि पेजेस आगे पीछे लग जाते हैं, कोई पेज कहीं लग जाता है कोई कहीं, तो वो बाइंडर की अक्सर गलती होती है। प्रिंटर गलत नहीं छापता है, वो अक्सर बाइंडर की गलती होती है, क्योंकि बाइंडर के पास जो कर्मचारी होते हैं काम करने वाले वो ज़्यादातर अनपढ़ होते हैं। आपको हंसी भी आएगी कि किताबों का काम होता है लेकिन अनपढ़ लोग करते हैं उस काम को, तो उन लोगों को नहीं पता होता। उनके सामने ढेरी लगी हुई होती है, जो फर्मे होते हैं 8-8 या 16-16 पेजेस के, उनको पता होता है कि इसके बाद ये वाला पेज का फर्मा उठाना है, इसके बाद ये गड्डी उठानी है, इसके ऊपर रखनी है, ये इसके ऊपर रखनी है। तो वो लोग कई बार उल्टी सीधी गलती से गड्डी रख देते हैं तो वो पेज आगे पीछे हो जाते हैं कई बार। तो
इस तरह से कई बार गलती होती है। तो आपको अगर प्रकाशन का काम करना है तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। फिर कई बार ऐसा भी है कि आप बाद में प्रमोशन करते हैं चीज़ों का, कहाँ कहाँ आप कैसे प्रमोशन कर सकते हैं उसकी आपको जानकारी होनी चाहिए, ऑनलाइन मार्केटिंग की जानकारी होनी चाहिए। तो ये काफ़ी मतलब बेसिक भी है और ज़रूरी चीज़ें भी हैं। सब ना बहुत सारी कमेंट्स तो ऊपर चली गई हैं, मुझे पता भी नहीं चल रही हैं। मैं जो नहीं देख पा रही हूँ ना उनका मैं बाद में उत्तर दे दूँगी। बहुत सही कहा, हमें हर स्तर का काम आना चाहिए, नहीं तो ये लोग बेवकूफ़ बना देते हैं, देवेंद्र जी कह रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। यू आर डूइंग ट्रिमेंडस वर्क संगीता जी शुक्रिया। एक प्रकाशक का काम कितना चुनौतीपूर्ण है जानकर अच्छा लगा, कितनी बारीकी होती है। जी रजनी जी बिल्कुल, अब प्रकाशक नहीं हर काम में बारीकी होती है, तो हर एक काम की अपनी अलग चीज़ें हैं सीखने की। प्रोफेशन से अलग नए फील्ड में अपनी पकड़ बनाने के लिए बधाई। शुक्रिया रीता शेखर जी। ममता जी, आप अपने प्रोफेशन के साथ अपने पैशन को पूरा कर पा रही हैं, ये आपकी लगन है। बिल्कुल लगन की वजह से ही कर पा रही हूँ, क्योंकि मैं मतलब कुछ बड़ी बात नहीं कहना चाहती, लेकिन हाँ इतना तो है कि मेरी डिक्शनरी में असंभव शब्द नहीं है, मैंने कभी आने नहीं दिया, अब से नहीं बचपन से ही। तो मुझे ऐसा लगता था कैसे करूँगी, लेकिन ये नहीं लगता था कि नहीं कर पाऊँगी, ऐसा नहीं लगता था। मैंने महज 5 किताबों से शुरुआत की थी 2014 लास्ट में ही समझ लीजिए, 2015 में वो 5 किताबें आई थी और 2016 आते आते तक वो 20 हो गई थी। और इस तरह करते करते अब हमारे पास करीब करीब 100 किताबें हम लोग प्रकाशित कर चुके हैं। इस साल के अंत तक आते आते शायद जितनी भी होंगी और बढ़ जाएंगी। तो इसका श्रेय मैं सारा अपने जिन जिन को हमने प्रकाशित किया है उन लेखकों को और पाठकों को सबको देना चाहूँगी, क्योंकि बिना उनके तो हम कुछ नहीं कर सकते, प्रकाशक कुछ नहीं कर सकता। अगर लेखक उसके ऊपर भरोसा नहीं करें तो कुछ नहीं कर सकता है। आप अपने काम में कुशल हैं, मेरी कहानी संग्रह इश्क के रंग हजार उसका उदाहरण है। रीता जी बहुत बहुत शुक्रिया रीता जी, आपको काम अच्छा लगा। कैसे सोचा एक डॉक्टर ने प्रकाशक बन जाने के लिए, निर्देश जी कह रही हैं। मैंने बताया आपको कि पैशन है मेरा ये, लेखक तो मैं शुरू से ही थी, बचपन से ही मैं लिखती आ रही थी। फिर मैंने जब अपनी भी किताबें प्रकाशित करवाने के लिए जब मेरे दिमाग में आया तो मैंने भी बहुत सारे प्रकाशकों से संपर्क किया। तो वही कहते हैं ना कि मैंने भी बहुत धक्के खाए हैं, तो मुझे किसी की बात समझ में नहीं आती थी। तो फिर मुझे लगा मेरे हाथ में बहुत सारी किताबें थी, मेरी किताब थी, मेरी मदर की किताब थी, घर से ही मैंने शुरुआत की थी। मेरे ब्रदर की, वो भी गायनेकोलॉजिस्ट है और वो मेडिको लीगल प्रैक्टिस भी करता है, तो उसकी भी एक किताब थी। इसकी जो हम कंसेंट्स लिखवाते हैं तो वो गायनेकोलॉजिकल प्रोसीजर्स की कंसेंट की किताब थी उसकी। और मेरे गुरुजी हैं, 2 किताबें उनकी भी थी, गज़ल संग्रह और दोहा संग्रह। तो एक बार दिमाग में आया कि क्यों नहीं खुद ही करें इस काम को, क्यों किसी के पास जाना है, वो क्या करेगा क्या नहीं। और शुरुआत में मुझे बहुत लोगों ने डराया, तो मुझे डर भी लगता था कि पांडुलिपि किसी को भेज दो तो वो कई बार गायब हो जाती है और वो छप के मार्केट में चली जाती है किसी और के नाम से और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो मुझे इन चीज़ों ने डराया भी बहुत था। तो इसलिए फिर मैं अब एकदम ही स्ट्राइक ही हुआ बस दिमाग में कि मैं इस काम को करूं। और जब मैं करने लगी तो मैंने बताया आपको, मैंने 2005 में जर्नलिज़्म का कोर्स भी किया था, क्योंकि ये चीज़ कभी थोड़ा बहुत मेरे दिमाग में बहुत पहले से थी। तो पत्रकारिता का भी मेरे को बहुत शौक़ था, तो मैंने इसलिए उसको ऐसा नहीं है कि बस शौक़ ही पाल लेना चाहिए, उस शौक़ को पूरा करने के लिए आपको उसकी नॉलेज भी होनी बहुत ज़रूरी है। तो यही पत्रकारिता की भी जानकारी हासिल करने के लिए, मास मीडिया की जानकारी हासिल करने के लिए मैंने पत्रकारिता का कोर्स भी किया था 2005 में। तो तब भी मैंने ये प्रकाशन के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा, प्रिंटिंग प्रेस के बारे में, वो सब कुछ आता है उसमें जनसंचार में, तो वो सब कुछ जाना था मैंने उस समय। लेकिन वो सब किताबी ज्ञान था। धरातल पे तो तब जब हम उतरते हैं तब हमें सब चीज़ें पता चलती हैं कि प्रैक्टिकली आप क्या करते हैं, क्या काम होता है। तो इस तरह से आ गई मैं बस प्रकाशन में। तेजेंद्र भाई साहब कह रहे हैं कि टोटल सेल में से निजी खरीद का प्रतिशत कितना रहता है। ये 2 तरह से होता है। जो जैसे मैंने आपको बताया सेल्फ पब्लिशिंग का जहाँ पे सिस्टम है, मेरे पास दोनों तरह की पब्लिशिंग है, सेल्फ पब्लिशिंग भी है और ट्रेडिशनल भी है। तो ट्रेडिशनल पब्लिशिंग में तो निजी खरीद का बहुत हिस्सा नहीं होता है, वो मार्केट में ही जाता है।
और लेकिन हाँ थोड़ा बहुत होता है, क्योंकि हमने देखा है लेखक को खुद को भी हम जैसे उनको 5-6 कॉपीज़ देते हैं तो वो उनकी अपनी फ्री कॉपीज़ होती हैं, लेकिन उनको और भी कॉपीज़ चाहिए होती हैं, तो वो काफ़ी अच्छे डिस्काउंट पे वो हम उनको देते हैं, तो उसको आप निजी खरीद कह सकते हैं। लेकिन उसमें प्रकाशक को बहुत ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि वो अच्छे डिस्काउंट पे दी जाती हैं लेखक को, ताकि वो अपने जहाँ उनको किसी को बांटनी होती हैं, देनी होती हैं, या किसी भी तरह डिस्ट्रीब्यूट करनी होती हैं, तो वो निजी खरीद उसको भी कह सकते हैं। लेकिन जो सेल्फ पब्लिशिंग होती है उसमें हाँ ज़रूर कह सकते हैं कि निजी खरीद का हिस्सा भी होता है, और अगर वो किताब बहुत अच्छी है तो उसमें मार्केट का हिस्सा भी बहुत अच्छा होता है। बहुत सी हमारी ऐसे कहानी संग्रह हैं, बहुत सी किताबें ऐसी आई हैं, हमारे कविता संग्रह भी हैं ऐसे कि जो जैसे वंदना गुप्ता जी का कविता संग्रह था गिद्ध गिद्धा कर रहे हैं, वो बहुत अच्छा, उनकी निजी खरीद मैं नहीं कहूँगी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन उनकी मार्केट में बहुत अच्छी बिक्री हुई। इसके अतिरिक्त बिक्री का एक ज़रिया लाइब्रेरीज़ भी होती हैं, लेकिन लाइब्रेरीज़ में हम जो बड़े बड़े प्रकाशक होते हैं उनका होल्ड ज़्यादा रहता है, क्योंकि बाकी तो मार्केट में आपको पता ही है किस तरह का मार्केटिंग होती है, कमीशनबाजी होती है, तो वो जिसने कर लिया, जिसने उसका जान लिया मर्म, वो कर सकता है बहुत अच्छी तरह। लेकिन हाँ एक चीज़ हम लिमिटेशन वहाँ ये भी होती है कि किसी भी लाइब्रेरी में हम अगर सबमिट करते हैं किताबें तो एक लिमिट होती है। अब हमारे पास अगर 100 किताबें हैं तो वहाँ पे एक तो उन्होंने समय बताया होता है कि इस सन से इस सन तक की जो किताबें आपने प्रकाशित की हैं, तो एक तो वहाँ लिमिटेशन आ गई। फिर आपके पास अगर मान लीजिए 50 किताबें हैं और उन्होंने कहा कि आपको 20 ही किताबें आप सबमिट कर सकते हैं, तो आप 20 ही देंगे, और उस 20 में से भी ज़रूरी नहीं है आपकी कोई किताब वहाँ पे सिलेक्ट हो जाए। मान लीजिए 1 या 2 ही सिलेक्ट हुई आपकी, तो बाकी लेखकों को फिर उसका खामियाजा भी नहीं कहूँगी मैं, लेकिन वो नहीं पहुँच पाती वहाँ तक, तो वो बहुत अलग चीज़ है, वो लिमिटेशन होती है हमारी। तो उसके लिए फिर डिस्ट्रीब्यूटर काफ़ी मदद करते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटर फिर कहीं इधर उधर स्कूलों कॉलेजेस की लाइब्रेरीज़ में वो भी संपर्क करते होंगे, या लाइब्रेरीज़ वाले उनसे संपर्क करते होंगे, तो इस तरह से चीज़ें पहुँच जाती हैं किताबें वहाँ तक। आज बहुत कुछ जानने समझने को मिला अंजू खरबंदा, शुक्रिया। आपने इस क्षेत्र में आने से पहले यह सब सीखा या करते करते सीखती रही? कविता वर्मा जी कह रही हैं हाँ मैंने थोड़ा बहुत किताबी ज्ञान तो मैं बता रही हूँ, जैसे मैंने मास कॉम का जर्नलिज्म का कोर्स जब किया था तब भी प्रकाशन का भी उसमें होता है, तो वो तब तो मैंने किताबी ज्ञान तो मैंने वहीं लिया था। लेकिन उसके बाद फिर मैंने, जैसे मैं बताया मैंने आपको, मैं प्रकाशन में उतरी जब, तो मैंने पहले अपने भाई के यहाँ ही मैं किताबें छपवाती थी उसकी प्रिंटिंग प्रेस में, पर वो काफ़ी दूर है तो मुझे बहुत मुश्किल होती थी, प्रूफ रीडिंग के लिए भी मुझे दिक्कत होती थी, मुझे वहाँ जाना पड़ता था, कुछ दिन रहना पड़ता था, और कुछ किताबें इकट्ठी हो जाती थी, तब मैं इकट्ठी एक बार जाती थी और पूरी प्रूफ रीडिंग करके फाइनल उसको और कवर्स को सबको फाइनल करके आती थी, तो मुझे अपने पूरा दिन लगाने पड़ते थे वहाँ पे। अब जो मैं करती हूँ मैं खुद अपने आप से घर पे बैठ के ऑनलाइन सारे काम कर पाती हूँ, तो धीरे धीरे करके मुझे उसने काफ़ी कुछ मदद की। मैंने इसमें आने के बाद जो प्रैक्टिकल नॉलेज है, वो किताबी ज्ञान मुझे था पहले, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज मुझे धीरे धीरे यहाँ पे आके आई। तो जैसे मेरा प्रोफेशन डॉक्टर भी है, तो हम जैसे प्रैक्टिस में आ गए, इंटर्नशिप कंप्लीट हुई तुरंत हम प्रैक्टिस में आ गए, तो हम लोगों को किताबी ज्ञान तो था, लेकिन प्रैक्टिकल चीज़ें बहुत अलग हो जाती हैं किताब से। हमें ये पता होता है कि फलानी, हमने किताब में पढ़ा कि फलानी दवाई जो है वो फीवर में दी जाती है, लेकिन जब हम प्रैक्टिस में आते हैं तो हमें उसके और भी कई सारे प्रयोग पता चलते हैं। तो इसी तरह से यहाँ भी प्रकाशन में भी किताबों में बहुत कुछ अलग तरह से लिखा होता है, जब हम फील्ड में आते हैं तो हमें बहुत सारी चालबाजियों से भी रूबरू होना पड़ता है, बहुत सारी वो कहते हैं ना निगोशिएशन भी करने पड़ते हैं, आपको लोगों से बात भी करनी पड़ती है, कोई आपको महंगा काम करके दे रहा है और कोई आपको अच्छा काम करके दे रहा है, कोई ख़राब करके दे रहा है, तो ये सब चीज़ों की जानकारी आपको करते करते आती है। तो इसलिए करते करते ही इंसान ज़्यादा सीखता है, ये मेरा मानना है, मैंने तो ऐसे ही सीखा है। किरण सिंह जी कह रही हैं चिकित्सक और प्रकाशक दोनों की जिम्मेदारी एक साथ निभाना वाकई काबिले तारीफ। बस ऊपर वाले की मेहरबानी है जी, कर पा रहे हैं।
रीता शेखर जी कह रहे हैं एक पुस्तक प्रकाशित करने में कम से कम कितना समय लगता है? वैसे तो कम से कम 3 महीने लगते हैं, लेकिन ये प्रकाशक के ऊपर भी डिपेंड करता है कि उसके पास कितना सामान है तैयार करने के लिए, क्योंकि वो 1 बाय 1 ही कर पाएगा, एक साथ तो सारी किताबों पे काम नहीं कर सकते हैं। तो वो धीरे धीरे ही होता है। कम से कम 3 महीने तो आपको मान के चलना चाहिए। लेकिन हाँ, हमने ऐसा भी कई बार किया है कि हमने 15 दिन में भी किताबें छाप के दी हैं, तो इसलिए ऐसा कोई टाइम लिमिट नहीं होती है। वो उसी पे ही डिपेंडेंट है कि प्रकाशक आप कितना काम है उसके पास और वो कितना समय ले सकता है। क्या आप लेखकों से स्वयं कहकर लिखवाती भी हैं? नहीं, अभी तक तो मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। लेकिन हाँ, जो हमने संकलन छापे हैं, हमारा वनिका पब्लिकेशन से 6 साल हुए हैं, लेकिन पिछले 4 सालों से एक लघु कथा संग्रह, एक कहानी संग्रह तो हमारा आता ही था, व्यंग संग्रह भी हमारे आए हैं। तो लघु कथा संग्रह में तो कई बार अगर हमने, जैसे हमने पिछले साल किसानों पे था लिखवाया था, तो वो किसानों की लोक कथाएं मांगी थी, तो उसको आप कह सकते हैं कि भाई लिखवाया गया, कह सकते हैं। लेकिन अभी तक मैंने ऐसा पर्टिकुलर कि कोई आप लिख के दे किसी विषय पे, ऐसा किसी एक अकेले लेखक से ऐसा कह के अभी मैंने किसी से नहीं करवाया ये काम, और अभी मेरे ऐसा दिमाग में भी कुछ नहीं है। तारा सिंह जी कह रहे हैं बहुत अच्छी जानकारी, शुक्रिया। श्वेता जी नमस्ते दी, अच्छी जानकारी दे रही हैं, शुक्रिया आपका। पता नहीं टाइम कितना हो गया है। अलका सिन्हा जी कह रही प्रकाशकों पर लेखकों के शोषण करने का इल्ज़ाम लगता है कि वे उन्हें सही रॉयल्टी नहीं देते। तो यहाँ पे मैं व्यक्तिगत रूप से ही कह सकती हूँ कि ये जो भी प्रकाशक हैं, ये उनकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है कि उनको निभाना चाहिए इसको, और अगर वो नहीं करते हैं तो ये उनकी गलती है। लेकिन हाँ, वो कहते हैं ना, एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है, तो ये वही वाली बात है कि अगर एक प्रकाशक कुछ गलत कर रहा है तो लेखकों को लगता है कि सारे ही प्रकाशक ऐसे हैं। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरी कोशिश तो रहती है कि मैं अपने लेखकों को दूं रॉयल्टी, और मेरे बहुत से ऐसे लेखक हैं, आप उनसे मालूम कर सकते हैं कि हाँ, ये अलग बात है कि मैंने उनको चेक में नहीं दी होगी, तो किसी और तरह से उनको, मान लीजिए उनकी लाइब्रेरी में किताबें गई हैं, उनका पेमेंट आया है, तो मैंने उसमें एडजस्ट करके रॉयल्टी उनको दी है, तो ऐसा किया है मैंने। लेकिन हाँ, कई जगह है कि किसी की किताबें अगर मान लीजिए बिकी ही नहीं है बाज़ार में, तो फिर हम उसको रॉयल्टी किस बिना पे देंगे। तो इस तरह की भी समस्याएं हैं। सब तरह के लेखक हैं, ऐसे लेखक भी हैं जिनकी बहुत किताबें बिकती हैं। और इसके लिए मैं एक चीज़ और लेखकों से भी कहना चाहूँगी कि वो ये सोच के बैठ जाते हैं बहुत से लेखक कि हमारे बस हमने प्रकाशक को दे दी है और प्रकाशक किताब छाप देगा और वो मार्केट में बिक जाएगी। ऐसा नहीं होता। ये जो मैं एक प्रैक्टिकल अपनी बता रही हूँ वो ये है कि आपको अपने पाठक तैयार करने होते हैं। सबसे अच्छी बात होती है कि जो, चाहे वो कवि हैं या जो कोई कहानीकार हैं, तो वो अपनी रचनाएं छपवाते हैं, उनकी पत्रिकाओं में कहीं छपती हैं, बाज़ार में जो मैगजीन्स हैं उनमें कहीं छपती हैं, तो उनका एक पाठक वर्ग तैयार हो जाता है। अगर किसी लेखक का पाठक वर्ग बहुत बड़ा है, अच्छा है, विस्तृत है, तो मैंने देखा है उनकी किताबें बहुत बिकती है। आपको कुछ नहीं कहना पड़ता, आपको लेखक को भी ये मेहनत करनी पड़ती है कि वो अपने पाठकों को बताए कि मेरी ये किताब आई है। प्रकाशक तो अपने तौर पे करता ही है इस काम को, लेकिन लेखक को भी ये करना होता है, क्योंकि उसके पाठक उससे जुड़े हुए होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि उस लेखक के पाठक प्रकाशक से भी जुड़े हुए हों, तो लेखक को अपना पाठक वर्ग भी तैयार करना होता है। तो उस पाठक वर्ग के द्वारा ये किताबें खरीदी जाती हैं, और अपने आप अमेज़ोन से लोग मंगवाते हैं। कई बार हम लोगों से पर्सनली कांटेक्ट करके भी लोग किताबें मंगवाते हैं। तो ये भी मैंने एक प्रैक्टिकल चीज़ देखी है। तो इसलिए मैं लेखकों से ये अनुरोध करूँगी कि उनका अपना पाठक वर्ग भी होना चाहिए तैयार, उनको खुद ये मेहनत करनी होती है। अच्छा, अगर हम उनको चीज़ देंगे पढ़ने के लिए तो बिल्कुल तैयार होता है। और आपको तो खुद ही पता है कि लेखक को, कि जब वो अच्छा लिखते हैं तो उनके पास पर्सनली भी प्रतिक्रियाएं आती हैं। प्रतिभा जी कह रही हैं कि आपके प्रकाशन से बिखरी स्याही निखरी कलम साझा संकलन छपी थी, जिसमें आपने नवोदित, अरे पढ़ते पढ़ते ही वो कमेंट ऊपर चली गई
प्रकाशन में एक बेहद महत्वपूर्ण काम है प्रूफ रीडिंग का। पहले प्रकाशक अपने प्रूफ रीडर रखते थे या इस क्षेत्र के प्रोफेशनल प्रूफ रीडरों से करवाते थे। आजकल ये काम प्रकाशक या तो खुद देखते हैं या लेखकों से फ्री में पढ़वा लेते हैं, जिससे किताबों में प्रूफ की बहुत अशुद्धियाँ होती हैं और अच्छी किताब का स्वाद भी किरकिरा हो जाता है। इस पर भी बात करें। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, करते होंगे लोग, मुझे पता नहीं है इस बात का, लेकिन हमारे यहाँ पे लेखक को हम भेजते हैं, लेकिन जब हम फाइनल रीडिंग पूरी कर लेते हैं 3 बार की प्रूफ रीडिंग करने के बाद, मैंने ये देखा है कि जब हम प्रूफ रीडर्स से भी प्रूफ रीडिंग करवाते हैं तो वो एक प्रोफेशनल होते हैं। और प्रोफेशनल लोग का जो ध्यान है आज के ज़माने में, मैं पहलों की बात नहीं जानती, आज के ज़माने में उनका ध्यान जो है वो सिर्फ पैसे पे होता है। उनका ध्यान मैंने देखा है, जो प्रोफेशनल प्रूफ रीडर्स हैं वो अपनी नॉलेज के हिसाब से ही प्रूफ रीडिंग करते हैं, बहुत सारी गलतियां वो लोग छोड़ देते हैं। लेकिन अगर हम खुद, अब जैसे मैं लेखक हूं और मैं अगर जानती हूं, मैं कभी भी कोई किताब बिना अपनी नज़र में एक बार लाए मैं नहीं देती हूँ, मैं केवल प्रूफ रीडर पे भरोसा नहीं करती हूँ। और उसके बाद जब मैं खुद भी देख लेती हूँ, उसके बाद मैं एक बार लेखक को ज़रूर भेजती हूँ, उसकी PDF भेजती हूँ, तो लेखक उसको चाहे PDF में देख ले, लेखक चाहे तो प्रिंट आउट निकाल के देख ले। वो इस वजह से, क्योंकि बहुत सी चीज़ें होती, कभी कोई बात छूट भी जाती है, ऑनलाइन काम होता है, ऑनलाइन फाइल आई है, कोई अक्षर रह गए हैं, कोई छूट गए हैं, तो लेखक को ज़्यादा पता होता है कि उसकी कोई चीज़ छूट तो नहीं गई है। तो इसलिए लेखक को भी भेजना एक बार बहुत ज़रूरी होता है, ताकि वो इसको अपनी तरफ से भी एक बार ओके कर दे। कल को जब छप जाए उसके बाद हम कुछ नहीं कर सकते, फिर लेखक कहे कि आपने इसमें ऐसा कर दिया, मेरा ये रह गया था। क्योंकि कई बार हमने देखा है कि एंड टाइम पे, बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे लेखक बहुत सारी चीज़ें बदलवाते हैं, बहुत सारी कविताओं की लाइनें ही चेंज करा देते हैं कई बार। तो ये जो है एक मौका होता है कि हमारे पास से जब एक बार प्रिंट में जाए तो वो सारी अशुद्धियाँ दूर होने के बाद जाए। हाँ, ये है कि कई बार बहुत जल्दी में, अगर बहुत कम समय में कोई किताब छपती है तो कभी कभी प्रूफ रीडिंग की कोई गलतियाँ रह जाती हैं। और ये भी एक तथ्य है, सबको पता ही है कि चाहे आप 10 बार पढ़ लें, लेकिन फिर भी छोटी मोटी कोई गलती तो आपकी निगाहों से चूकी जाती है। आप 10 लोगों से पढ़वा लें तब भी कोई ना कोई गलती चूक रह ही जाती है उसमें। लेकिन हाँ, इतनी चूक नहीं होनी चाहिए कि जो बाधा उत्पन्न करे पढ़ने में। नीरज, कब से तुम्हें सुन रही हूँ, कमेंट अब लिख पा रही हूँ। अरे वाह, मतलब इतना मुग्ध हो गई हो के सुन रही हैं निशा जी। शुक्रिया। वंदना जी, इस मामले में नीरज जी बेहतरीन है, मैंने देखा है आपने संग्रह के वक्त वो प्रूफ स्वयं चेक करती हैं। बिल्कुल, प्रूफ भी चेक करती हूँ, और एक एडिटर होने का रोल भी मुझे निभाना पड़ता है, मैं करती हूँ। क्योंकि कोई बहुत से शब्द ऐसे हैं कि जो शब्द लोग किसी और तरह से लिख देते हैं और जो सही शब्द है वो कुछ और होता है। तो मैं कभी भी, मैं ऐसा नहीं कहती मुझे सब कुछ आता है, मैं डिक्शनरियों का भी सहारा लेती हूँ और लेखक को बता के कि ये शब्द यहाँ ऐसे लिखा जाना चाहिए, या ये आपने जो शब्द लिखा है ये गलत है, ये साहित्यिक रूप से गलत चीज़ नहीं जानी चाहिए। तो मैं लेखक की सहमति के साथ में उनको प्रूफ देके बाकायदा कि ये शब्द गलत है, ये ऐसे होना चाहिए, मैं ठीक भी करवाती हूँ उसको। और ये हमारी भी एक साख होनी चाहिए, उसकी वजह से मैं इस काम को, तो वो हाँ, बीच में कनेक्शन ही चला गया था। वैसे भी समय हो गया है। नीता सैनी जी, ये आपका जवाब मैं पहले दे दिया है मैंने। हिंदी पाठकों की कमी तो अखरती होगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सब लोग पढ़ते हैं हिंदी, ऐसी बात नहीं है। आजकल की जनरेशन थोड़ा कम पढ़ना चाहती है हिंदी, लेकिन ठीक है, अब मैं इस पे बहुत ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगी। पाठक तो हमें, लेखकों को खुद ही तैयार करने होते हैं। कागज़ वाली किताबों का क्या भविष्य है? फ़िलहाल तो है ही अभी, क्योंकि आप ये देखो कि स्कूलों, कॉलेजों में, लाइब्रेरियों में, इन सब में तो किताबें, और मेरा कहना है कि किताबें सनातन सत्य रहती, मतलब हमेशा रहती हैं। कोई भी ज़माना होगा, आपने पुराने ज़माने से पांडुलिपियाँ देख रहे हैं, तो वो हमेशा रहेंगी किताबें। हम ये सोचें ऑनलाइन मीडिया तो कभी है, कभी गायब हो जाता है, तो वो चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन अगर एक कोई चीज़ प्रिंट में आती है तो वो हमेशा के लिए, जिसको कहते हैं कि हमेशा के लिए एक हमारी धरोहर बन जाती है। तो इसलिए प्रिंट में तो हमारी चीज़ होनी बहुत ज़रूरी है। कंटेंट के हिसाब से कागज़ का ग्राम तय होता है या लेखक के डिमांड पर? नहीं, इसमें लेखक का कोई रोल नहीं होता है। प्रिंटिंग मशीन का
कहना चाहिए रोल होता है। जो छोटे मोटे पोस्ट वो होते हैं, जो फ्लायर्स होते हैं या वैसे ही जो हल्की फुल्की चीज़ें होती हैं, वो कम ग्राम के पेपर पे छपती हैं। लेकिन किताबें जो हमारे यहाँ छपती हैं वो तो ज़्यादातर 80 और 90 ग्राम पे ही छपती हैं, क्योंकि हम जिस मशीन पे छपवाते हैं वो हल्के पेपर को एक्सेप्ट ही नहीं करती है। तो वो उस पर डिपेंड करता है। या बहुत मोटी साइज़ की जो किताबें होती हैं, कई बार मैं तो मोटी किताब भी नहीं कम ग्राम पे छपवाती, लेकिन जो बहुत मोटी मोटी किताबें होती हैं तो कई बार बहुत से प्रकाशक जो हैं वो उसको कम ग्राम पे भी छपवाते हैं। लेकिन जो कम ग्राम का पेपर होता है वो उतना मजबूत नहीं होता है, तो इसलिए निर्णय में इसमें कोई लेखक की डिमांड नहीं होती है। लेखक को तो बॉसों को पता भी नहीं होता है कि पेपर का क्या वो है, किस किस तरह का पेपर होता है। सिनी वाली जी कह रही हैं कौन सा फॉन्ट ज़्यादा उपयोग करती हैं। मैं चाणक्य, वॉकमैन चाणक्य और शिवा वगैरह इस तरह के फॉन्ट ज़्यादा यूज़ करती हूँ, क्योंकि ये जो हैं ये प्रिंट होने के बाद में थोड़ा सुंदर भी दिखते हैं और पढ़ने में भी अच्छे होते हैं। क्योंकि बहुत से फॉन्ट ऐसे होते हैं जो एक दूसरे में घुस जाते हैं, मिल जाते हैं। तो और कई बार बहुत, जैसे कृतिदेव वगैरह है, ये बहुत बारीक होते हैं, तो कई बार ये मिस प्रिंट भी बहुत होते हैं कृतिदेव के फॉन्ट। तो इसलिए मैं वो फॉन्ट कम इस्तेमाल करती हूँ। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो आपके कंप्यूटर पे कौन सा फॉन्ट सही चल रहा है, आपके जिस आप उस पर फोल्डर में बनाना चाह रहे हैं, आप पेज मेकर में बनाना चाह रहे हैं, आप कोरल में बनाना चाह रहे हैं, उसमें जो फॉन्ट आपका सही चल रहा है वो आपको फॉन्ट यूज़ करना आपकी मजबूरी हो जाती है कभी कभी। वंदना जी कह रही प्रकाशन जानकारी दी आपने, फ़ॉन्ट का स्टैंडर्ड साइज़ क्या होना चाहिए। ये फ़ॉन्ट के ऊपर डिपेंड करता है आपने कौन सा फ़ॉन्ट यूज़ किया है। तो मोस्टली चाणक्य में 13-14 जो है ये ज़्यादा सही रहता है। कविताओं में हम लोग 14 ले लेते हैं, लघु कथाओं में भी कई बार 14 ले लेते हैं, और जो ज़्यादा कंजस्टेड जैसे कहानी हो गई, उपन्यास हो गए, इनमें 13 का फ़ॉन्ट भी लेते हैं। काफ़ी उपयोगी जानकारी मृणाल जी कह रहे हैं। अच्छी जानकारी दी प्रतिभा जी, शुक्रिया। रीता गुप्ता जी रचना प्रक्रिया का आप स्क्रॉल कर सकती हैं। मैं स्क्रॉल करने की कोशिश कर रही हूँ ना, तो ऊपर वाले कमेंट नीचे नहीं आ रहे हैं जो जा चुके हैं, तो इसलिए निर्देश निधि जी मैं नहीं कर पा रही हूँ वो। बहुत अच्छी जानकारी प्रेरणा जी। सोनी पांडे जी नमस्कार। कविता की किताबों के बारे में लोग कहते हैं बिकती नहीं है, आपका क्या कहना है। जो कहते हैं वो सही भी कहते हैं, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि लेखक का अपना पाठक वर्ग होता है, वो ज़रूर लेता है। लेकिन जो मार्केट में डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, ज़्यादातर 90% वो लोग नहीं लेते। हम जब उनको देते हैं ना, तो वो कविताओं की किताबें निकाल के एक साइड रख देते हैं कि जी ये छोड़ दीजिए और बाकी किताबें हमें आप दे दीजिए। और कहानी उपन्यास पे ज़्यादा वो लोग जोर देते हैं, या कोई शोध के ग्रंथ टाइप की किताबें होती हैं उनको ज़्यादा फोकस करते हैं वो लोग। तो इसलिए शायद ये बात कही जाती है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि भाई कंटेंट आपका बहुत अच्छा है, आपके पाठक अच्छे हैं, तो बिकती भी हैं, ऐसी बात नहीं है। मेरी पहली पुस्तक की प्यारी प्रकाशक निर्देश जी बहुत बहुत शुक्रिया। पांडुलिपि गायब होने का डर जायज़ है। हाँ, पहले मेरे मन में ऐसा था, लेकिन जब से मैं प्रकाशक बनी हूँ तब से मेरे लेखकों को इस तरह के किसी डर से डरना नहीं चाहिए। और औरों का मैं नहीं कह सकती कुछ भी। मेरी किताब आपकी वजह से आई है, अर्चना अनुप्रिया शुक्रिया। मैं काव्य सृजन महिला मंच संस्था की राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, और महिला दिवस के अवसर पर मैंने न केवल भारत अपितु भारत के बाहर से भी लेखिकाओं से कविताएं मंगाई और ई साझा काव्य संग्रह समर्था प्रकाशित किया है। उसे कैसे उसका 8 मार्च 2020 को विमोचन किया जाना था, जो कोरोना वायरस लॉकडाउन की वजह से फ़िलहाल स्थगित हो गया है, और अभी समय भी है, तो मैं अब उसे प्रकाशित कैसे कर सकती हूँ, कृपया मार्गदर्शन। ये मैं आपसे पर्सनल बात कर लूँगी, है ना, आप पर्सनली संपर्क कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे ख्याल से टाइम भी बहुत हो गया है। डॉली जी कह रही हैं आपकी लगन और जुनून, शुक्रिया। मेरी झानवादन की कुशल प्रकाशक थैंक यू निर्देश जी। नमस्कार नीरजा जी। कुसुम पालीवाल जी भी हमारी लेखिका हैं, इनकी 2 किताबें हमने प्रकाशित की हैं। सुनीता जी बहुत बार डरना भी पड़ता है, बिल्कुल डरना पड़ता है, लेकिन एक ये ना वो कहा ना मैंने कि लेखक और पाठक का सेतु है प्रकाशक, तो इसलिए ऐसा अगर होता है तो होना नहीं चाहिए, गलत चीज़ है ये। इसीलिए मुझे, लेकिन मेरे पास किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है। बहुत बार लोगों की बेवजह की झाड़ भी सुननी पड़ती है। बिल्कुल सुनीता जी
कागज़ के हिसाब से पुस्तक का मूल्य तय करती हैं या मुनाफे को ध्यान में रखकर? नहीं, उसकी लागत के हिसाब से होता है। और लागत में केवल प्रिंटिंग नहीं होती है, लागत में बहुत कुछ होता है। शुरुआत से लेके एडिटिंग से, प्रूफ रीडिंग से लेके, पेज सेटिंग से लेके, टाइपिंग से लेके, कागज़ की खरीद से लेके, और बाइंडिंग से लेके, प्रिंटिंग से लेके, सारा कुछ उसमें आता है। आपने कवर बनवाया है तो आपने कहाँ से बनवाया है, वो भी पैसे लेते हैं, कोई ऐसे नहीं करके देता है काम। आपने अगर कोई रेखा चित्र बनवाए हैं तो अगर आपने खुद दिए हैं, आपने कुछ किया है तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आप मार्केट से बनवाते हैं तो उसमें भी बहुत पैसा लगता है। तो वो सारी चीज़ें जोड़ने के बाद में पुस्तक का मूल्य तय होता है। फिर उसमें ये देखना पड़ता है कि आप किसी को दे रहे हैं, बाजार में दे रहे हैं, तो आपको कितने % पे कमीशन पे मार्केट में उतारनी पड़ेगी किताब। अब मान लीजिए आपकी किताब 100 रुपए की है और आपने 100 रुपए कॉस्ट रख दी उसकी, और आपसे डिस्ट्रीब्यूटर 50 रुपए में ले रहा है, तो आप क्या करोगे उसका? तो उस तरह से कीमत उसमें रखनी होती है। और कई बार लोग कहते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटर को तो क्या नाम, आप लोग इतना इतना कंसेशन कैसे दे देते हैं पाठकों को? तो पाठकों को इसलिए दिया जाता है कि किताब बार बार नहीं छपती है। किताब एक बार छपती है, उसी किताब को डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाना है, उसी किताब को लाइब्रेरी में जाना है, और उसी किताब को पाठक के पास जाना है। तो जो हम कंसेशन हमें लाइब्रेरियों को और डिस्ट्रीब्यूटर्स को देना होता है, तो वो हम अपने पाठकों को भी क्यों ना दें? तो इसलिए हम पाठकों को भी कंसेशन देते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता है कि किताब तो इतने की थी और आप इतना सारा कैसे दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता है। वो उस मूल्य को हर तरह से, चारों तरफ से सोच के रखना पड़ता है। इसीलिए पाठक को या लेखक को उसी तरह से कंसेशन रेट पे किताबें दी जाती हैं। इसमें कोई मतलब हिडन चीज़ नहीं होती है कि कोई छुपी हुई चीज़ है, या प्रकाशक इसमें कोई कुछ चीज़ छुपा रहा है, या मुनाफा बहुत देख रहा है। प्रकाशक का अगर मैं आपको बताऊं ना, तो पूरी उसमें मुनाफा बहुत कम होता है प्रकाशक का, मुश्किल से 10% भी नहीं होता होगा। 10 से 15% रॉयल्टी तो लेखक भी लेता है, लेकिन सारे खर्चे निकालने के बाद प्रकाशक का भी 10% से ज़्यादा मुनाफा किताबों में नहीं होता है। इसलिए ये गलतफहमी दिमाग से निकाल दीजिए। और प्रकाशक को पैसे बहुत बाद में मिलते हैं जाके, लेखक को तो वो फिर भी साल साल भर में फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होने के बाद रॉयल्टी दे देता है, लेकिन प्रकाशक को नहीं मिलता है पैसा। प्रकाशक को 1.5 2 साल में भी उस बिकी हुई किताब का पैसा मिलता है। और लाइब्रेरियों में तो कई बार बहुत बहुत टाइम के बाद, इस साल की किताब है तो 3 साल बाद भी आपको पेमेंट मिलेगा, और कई बार गायब भी हो जाता है, ऐसा भी होता है। तो ये बहुत लंबा प्रकरण भी है और बहुत गड़बड़ वाला भी है। मेरी किताब तो आप 2 महीने में ही ले आई थी। बिल्कुल वंदना जी, ऐसा कई बार करते हैं हम। मुकेश दुबे भाई साहब की किताब तो हम 15 दिन में ही ले आए थे, तो समय समय की बात है ये। सुनीता जी, बेहद महत्वपूर्ण जानकारी साझा की है, थैंक यू। कविता, कभी ऐसा हुआ कि आपने पुस्तक पर पूरी मेहनत कर ली और प्रकाशन के अंतिम चरण में काम बिगड़ गया और आपने नुकसान उठाया हो? नहीं, ऐसा अभी तक मेरे साथ ऐसा खास हुआ नहीं है कभी, क्योंकि इसी चीज़ के लिए मैंने जैसे आपको बताया कि स्वीकृति वाली जो सबसे शुरुआती जो कार्यप्रणाली में जो पहला स्टेप है, तो आप स्वीकृति लेते हैं, आप एग्रीमेंट लिखवाते हैं। हर एक से नहीं लिखवाते हैं, हमारे बहुत से लेखक हैं जो हम पे विश्वास करते हैं, उन्होंने कभी एग्रीमेंट भी नहीं लिखवाया, लेकिन बहुत से लोग लिखवाते हैं। तो जब आप एक बार एग्रीमेंट लिखवा लेते हैं तो ये सब चीज़ें होने का नहीं रहता। संपूर्ण जानकारी, वो भी कम समय में, सिनी वाली जी शुक्रिया। बिल्कुल मुझे मिली है रॉयल्टी, बिल्कुल रीता जी, रॉयल्टी आपको मिली है। और कम ज़्यादा मैं नहीं कह सकती, लेकिन हाँ मेरी कोशिश होती है कि जैसे भी हो मैं सबको दूँ। आप अपने काम को बेहतर ढंग से करती हैं, शानदार जानकारी, शुक्रिया कुसुम जी। अच्छे प्रूफ रीडर नहीं मिलते हैं। हाँ, ये प्रकाशक की भी जिम्मेदारी है प्रूफ रीडिंग कराने की। प्रूफ के मामले में आपकी मेहनत किताबों में दिखती, भुवनेश्वर जी शुक्रिया। व्यंग बत्तीसी आपने छापी थी, मुझे भी अवसर मिला है, ये सही है कि आपकी किताबों में त्रुटि नहीं रहती, देवेंद्र जी शुक्रिया। हमारे दोनों संग्रह में आपके द्वारा छापी किताबों में कोई गलती नहीं थी, कुसुम जी कह रही हैं। प्रकाशक के रूप में आप इतना काम कर रही हैं, पूजा सिंह जी। आज हम बहुत समृद्ध हुए, शुक्रिया नीलिमा। इस लॉकडाउन के असर पुस्तकों के छापने पर भी पड़ेगा? हाँ बिल्कुल पड़ेगा, लेकिन हाँ किताबों का काम तो हम फाइलें बनाने का तो हमारा काम चल ही रहा है। प्रिंटिंग नहीं हो पाएगी जब तक प्रिंटिंग प्रेस नहीं खुलेंगी। आज के बाद लेखक प्रकाशकों को दोष देना बंद कर देंगे, कम से कम उन्हें जो आपकी तरह इतनी मेहनत करते हैं। जी वंदना जी, करें भरोसा, अच्छी बात है, करना भी चाहिए। प्रकाशकों को भी ये विश्वास दिलाना चाहिए लेखकों को, तो अच्छा रहेगा।
आपके लेखक यहाँ आपके काम की जिस तरह तारीफ़ कर रहे हैं, उत्कृष्टता का पता लगाया, शिवानी कह रही हैं। शुक्रिया शिवानी जी, ये सब शुक्रिया मेरा लेखकों को भी है। अच्छा लग रहा है दी बेहतरीन जानकारी श्वेता जी, शुक्रिया। शिवानी, नीरज जी आपका काम अच्छा है, शुक्रिया गुप्ता जी, वंदना जी। नीरज जी, ये तो है कि आपकी किताबों की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। सुनीता जी, शुक्रिया। बस जल्दी जल्दी मैं कमेंट देख रही हूँ, दो चार। शिवानी जी, सुधा जी, निशा, पुस्तक अहमदाबाद की लाइब्रेरी में रखी है मेरी पुस्तक, निशा जी ने देखी। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मैं जब आई थी वहाँ लाइब्रेरी में तो मुझे नहीं दिखी थी। मुझे उसकी फ़ोटो खींच के भेजना निशा जी, अहमदाबाद की लाइब्रेरी से। शुक्रिया। निसंदेह जात का कार्यक्रम पिछले कार्यक्रम की तो बहुत सफल और उपयोगी रहा है, शिवानी कह रही, शुक्रिया। लाइव आना सचमुच सार्थक और ज्ञानवर्धक है, डॉली जी कह रही हैं अच्छी जानकारी। अभी कमेंट्स तो अब मुझे और नहीं दिख रही हैं, तो वंदना जी का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने बहुत सारी पाठकों की, लेखकों की गलत फहमियों को दूर करने का और प्रकाशकों की बात रखने का मुझे मौका दिया है। और आप लोग संतुष्ट अगर होते हैं इस जानकारी से तो मेरा बोलना यहाँ पे आज लाइव देना बहुत सफल मानूंगी मैं भी, और मुझे भी अच्छा लगेगा। तो अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। वंदना जी का बहुत बहुत शुक्रिया, अटूट बंधन पेज का बहुत शुक्रिया मुझे ये मौका देने के लिए। तो नमस्कार सब।